बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि हम देखेंगे कि 7 सेक्टर हैं हमारी मईशत के, जिसके ऊपर हमारी मईशत सब्सटेंशली जो है वो डिपेंडेंट है। और ये 7 सेक्टर जो हैं बेसिकली की सेक्टर्स हैं। इनके ऊपर जो है अभी बजट में इनको कैसे जो है वो इंसेंटिव दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ग्रांट की गई हैं, कितना बजट जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स को एलोकेट किया गया है, तो ये देखते हैं हम अब। और इसके अलावा जो आम टैक्स पेयर है या जो बिज़नेस ओनर है इन सेक्टर से मुतल्लिक, उनको किस तरह से जो है वो इंसेंटिव दिया गया है। तो इसका इम्पैक्ट जो है उसको देखने के लिए हम वन बाई वन देखेंगे कि हमारे जो 7 सेक्टर्स हैं बड़े, उनके ऊपर जो है वो बिज़नेस और इसका जो है वो इम्पैक्ट जो है वो इस बजट का वो क्या है, कैसा रहा है। तो बिफ़ोर गेट इन टू द टेक्निकल डिस्कशन, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसका नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और डेली अपडेट्स के लिए, डिस्कशंस के लिए और अपनी क्यूरीज़ के लिए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक के रेगुलर यूज़र हैं तो आप हमें द टैक्स मैविन के नाम से हमारा वहाँ पे ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आपको गाहे बगाहे टाइम टू टाइम एक नई वीडियोस और अपडेट्स जो है वो फराहम करता रहेगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रेरियन इकॉनमी। हमारा 65 to 70 की रेंज में आबादी जो है वो देहात और रूरल साइट है हमारी, और वहाँ पे बहुत सी सब्सटेंशली जो है हम डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर इकॉनमी के ऊपर। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे वफाकी बजट के अंदर जो है इसको स्पेस दी है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है वो जो पाकिस्तान का जो मुतअद्दिद अज़ला हैं वो इस वक्त जो है वो टिड्डी दल की लपेट के अंदर हैं। उससे बहुत ज़्यादा जो है वो किसानों को नुकसान हो रहा है। तो इससे कम्बैट करने के लिए बजट के अंदर जो है वो 10 बिलियन की जो है वो एलोकेशन रखी गई है, ताकि इस मुसीबत से जो है वो लड़ा जा सके। और NDMA जो है वो बहुत एक्टिवली इस पे काम भी कर रहा है। इसके अलावा जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसने तकरीबन 50 बिलियन रुपीज़ जो है वो अप्रूव किए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। उसमें जो है वो तकरीबन 37 बिलियन की जो सब्सिडी होगी वो डायरेक्टली फार्मर्स को जाएगी इन द शेप ऑफ सब्सिडी ऑन फर्टिलाइज़र्स, जैसे कि DAP और फास्फेट फर्टिलाइज़र जो हैं इसके ऊपर तकरीबन 925 रुपये पर बैग के हिसाब से है। और यूरिया और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स के ऊपर जो है वो 243 रुपये फ़ी बैग के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। तो इसकी जो टोटल कैलकुलेशन है 37 यहाँ पे है। इसके अलावा जो है वो नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंस प्रोग्राम जो है उसने जो है लाइफ स्टॉक सेक्टर और एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए तकरीबन 14 बिलियन दिए हैं, जिसके अंदर जो है 12 बिलियन तो स्पेसिफ़िकली जो हैं वो फूड, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के हवाले से हैं। तो इस बजट के अंदर अगर आप देखते हैं तो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो अपलिफ्ट किया जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो अभी करंट हमें चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे जो है वो कॉप अप किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत बड़ा सेक्टर जो रिटेल सेक्टर है, इसमें आपका रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये सारा जो नीचे वाला तबका है, जो रिटेल जो है अल्टीमेट कंज्यूमर को प्रोविज़न है गुड्स की, उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें 2 बड़े बैरियर्स थे जो पिछला पूरा साल शब्बर ज़ैदी साहब जब से आए और तब से लेकर अब तक जो है एक बहुत बड़ा शोर रहा मार्केट के अंदर, और वो था कि 50,000 रुपये से ज़्यादा जो सेल्स होगी उसके ऊपर जो है वो शनाख्ती कार्ड की जो शर्त थी। तो उसको देखते हुए और गवर्नमेंट ने शायद ये देखा है कि चूँकि लोग बिल्कुल जो हैं वो डरे हुए हैं सिस्टम से, लोगों को इस सिस्टम के अंदर लाने के लिए और लोगों को थोड़ा सा कंप्लाइंस की आदत डालने के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप पूरे बजट को गौर से देखें तो गवर्नमेंट की पूरी जो इस वक्त जो आप कह रहे हैं कोशिश है वो ये है कि एक तो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जा सके और कंप्लाइंस को इंश्योर किया जा सके। तो कंप्लाइंस की इंश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट ने अभी इसकी हद जो है वो 1 लाख रुपए तक रखी है, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 1 लाख की हद बहुत बड़ी हद है। इसमें बहुत सारी शॉपिंग जो है वो नीचे से हो जाएगी, लेकिन बहुत कम जो है वो डाटा कलेक्ट बहरहाल हो पाएगा।
उसके बाद दूसरा, गवर्नमेंट ने एक अच्छा इंसेंटिवाइज़ किया है कि थोड़ा सा वही मैंने अगेन आपको जो बात की थी कि ऐसे तमाम जो रिटेलर्स हैं जो अपने स्टोर्स को या अपनी शॉप्स को उन्होंने इंटीग्रेट किया है जो POS है, पॉइंट ऑफ सेल से, तो उसके लिए उन्होंने मज़ीद 2% जो है वो स्लैश किया है, सेल्स टैक्स रेट 12% कर दिया है। तो अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि इस वक्त गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि हम डॉक्यूमेंटेड इकानमी की तरफ जाएं, ऑटोमेशन की तरफ जाएं। तो ये भी जो है आप समझते हैं कि एक बड़ा पॉजिटिव, एक न्यूट्रल पॉजिटिव जो है साइन है रिटेल सेक्टर के लिए इस बजट के अंदर। नेक्स्ट सेक्टर हमारे पास जो है वो टेक्सटाइल का है। आपको जैसे पता है कि हमारे जो बिग सिटीज़ हैं लाइक फैसलाबाद और कराची और इसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर जो टेक्सटाइल है सनत, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं। तो चूँकि ज़ीरो रेटिंग आने के बाद काफ़ी शोर था, ज़ीरो रेटिंग वाला जो है वो SRO ख़त्म होने के बाद जब से ये स्टैंडर्ड रेट के ऊपर गया है तो काफ़ी शोर था, जितने भी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड लोग थे। तो गवर्नमेंट ने ये देखते हुए अभी उनको इंसेंटिवाइज़ करने की कोशिश की है। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी ये कहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 5% जो कस्टम ड्यूटी थी इंपोर्ट के ऊपर उसको एग्जेम्प्ट किया है, जैसा कि पॉलिस्टर और बटन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि काफ़ी हद तक हेल्प करेगी जो स्मॉलर टेक्सटाइल का जो प्लेयर है उसको। सेकंड, गवर्नमेंट ने ये किया है कि कस्टम ड्यूटी जो थी रॉ मटेरियल के ऊपर उसको भी काफ़ी हद तक जो है वो कम किया है, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ इस सेक्टर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि सस्ती इनपुट होगी आपकी जो इम्पोर्टेड इनपुट होगी। और उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज़ भी किया है और गवर्नमेंट ने बड़ा एक्टिवली काम भी किया है कि जितने भी रिफ़ंड्स थे और इसके अलावा एक्सपोर्ट्स के जो रिबेट्स थे उनको भी गवर्नमेंट जो है वो जितना भी उनका है ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रही है और उनको कोशिश कर रही है कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो लोगों के अकाउंट्स में पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकें। तो इसमें गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। उन्होंने बहुत सारे रिफ़ंड्स भी इशू किए हैं एक्सपोर्टर्स को, और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट की रिबेट्स थी वो भी लोगों को मिली हैं। तो ये भी एक तरह से इंसेंटिवाइज़ किया गया है इस सेक्टर को। उसके बाद गवर्नमेंट ने अभी जो सब्सिडी दी है वो 10 बिलियन की दी है LNG सेक्टर को। तो अगर LNG आपकी सस्ती होगी तो उससे क्या होगा कि टेक्सटाइल सेक्टर को जो है वो जो गैस है वो लो गैस जो है उसका टैरिफ कम हो जाएगा, तो उससे उनको जो RLNG है उनकी जो वो भी उनको अवेलेबल हो जाएगी और कम रेट के ऊपर भी उनको अवेलेबल होगी। तो इससे भी उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ और इंपोर्टेड मटेरियल के ऊपर ड्यूटीज़ को कम किया गया है, रिफ़ंड्स को उन्होंने ऑटोमेट किया है और कोशिश की है कि उनकी जो एक्सपोर्ट रिबेट्स हैं वो उनको मिलें, और उसको भी है। और इसके अलावा RLNG और NG की सूरत में भी टेक्सटाइल सेक्टर को गवर्नमेंट ने फ़ायदा देने की कोशिश की है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है ख़ासकर उसके अंदर जो है वो मूवमेंट जो है वो काफ़ी हद तक एक न्यूट्रल है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंसेंटिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इग्नोर भी नहीं किया गया इस सेक्टर को। और ऊपर से कोविड के हालात आपके सामने हैं कि जो इकॉनमी अब ज़ाहिर है अगले गवर्नमेंट के पिछले भी 3-4 महीनों की जो कलेक्शंस हैं वो सफ़र हुई हैं, और आगे भी नज़र यही आ रहा है कि दिसंबर तक माइट भी, जिस तरह की इंटरनेशनली न्यूज़ आ रही हैं कि कोरोना जो है वो माइट भी एक्सटेंड हो, तो गवर्नमेंट ने इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक बड़े टाइट बजट के अंदर भी कोशिश की है कि टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी का सेक्टर है। इसमें आपको पता है कि इसमें जो टैक्सेस के हवाले से एक छोटी सी इसमें न्यूज़ ये है कि वापडा की जो सप्लाई है उसको भी उन्होंने वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर जो है वो इंक्लूड किया है, और उसमें जो क्लास H है सबसेक्शन जो 44 है सेक्शन 2 का, उसको अमेंड किया है डेफिनेशन को, और वापडा की जो सप्लाई है उसको भी उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड किया गया है। नेक्स्ट सेक्टर हमारे पास कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। मैं समझता हूँ इस वक्त जितनी एफ़र्ट गवर्नमेंट कर सकती थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए उन्होंने की है। अभी जो है वो कंस्ट्रक्शन का पैकेज आया था पीछे अप्रैल के अंदर, और उसमें भी डेवलपर को, बिल्डर को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंसेंटिव दिया गया था, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईज़ आउट किया गया था, उनके रेट्स जो हैं उनको सिंपल किया गया था, और 111 और बहुत कुछ था। मतलब वो पूरा
वो इंसेंटिव आप अलग से माइंड में रखें। उस इंसेंटिव को एडिशन किया गया, ऐड ऑन किया गया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। सबसे पहले तो ये है कि सब्सिडी दी गई है 30 बिलियन की, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी है उसके लिए। इसके अलावा जो है वो फेडरल बजट जो है उसके अंदर पीएचडीपी का जो हेड है उसके अंदर जनाब उन्होंने तकरीबन, उनका एस्टीमेट था 650 बिलियन का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, तो उसको रिवाइज़ करके उन्होंने इसको अभी जो है वो 564 बिलियन तक ले गए हैं। तो ज़ाहिर है अगर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती है, तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और उससे रेलेवेंट लोग और उससे रेलेवेंट अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको फ़ायदा होगा। तो यकीनन ये जो फिगर है 564 बिलियन की, ये भी बड़ी रेलेवेंट है उस तरह से, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है यकीनन 564 बिलियन गवर्नमेंट ने अगर प्रोजेक्ट्स करती है फ़िज़िकली तो ज़ाहिर है लगाने हैं उसने, तो उससे ये पैसा भी ज़ाहिर है इस इंडस्ट्री को जाएगा और इससे अलाइड इंडस्ट्री को। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी इस बजट के अंदर जो एफईडी पर बैग है सीमेंट की वो कम की है। जैसे कि पहले ये 2 रुपये थी तो उसको अभी उन्होंने 1.75 पर केजी कर दिया है। तो इससे होगा क्या कि तकरीबन जो है 12.5 रुपये पर बैग जो है ये, इससे जो इनको जो है वो सस्ता हो जाएगा सीमेंट और इनको बचत होगी। तो ये भी इंसेंटिवाइज़ किया है गवर्नमेंट ने यहाँ पे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है 2% जो कोयल के ऊपर थी, और एडिशनल कस्टम ड्यूटी को कट किया गया 2%, यानी कि ये पहले 5% थी, इसको अभी इन्होंने मज़ीद 3% जो है वो कर दिया है। तो मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त आप समझें कि एक हॉट केक है, क्योंकि पहले भी इनको इंसेंटिव बहुत ज़्यादा दिया, स्पेशल इनके लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया और मज़ीद जो है इसकी एलोकेशन भी बजट के अंदर कर दी गई है। ज़ाहिर है नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी का भी 30 बिलियन का प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद 664 बिलियन जो है वो पीएचडीपी के हेड के अंदर है। तो ये दोनों हेड्स के अंदर जो फ़ंड है ज़ाहिर है ये भी बाय एंड लार्ज जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ही कंज्यूम होगा। फिर उसके बाद एफईडी को मज़ीद कट करने के बाद गवर्नमेंट ने अभी जो है वो एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी 2% जो है अगर आप कोल लेके आते हैं तो उसके ऊपर इसको कट किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो इस वक्त जो है वो न्यूट्रल और पॉजिटिव जो है वो इम्पेक्ट पड़ा है इस बजट का, और होपफुली कोरोना से ज़ाहिर है अभी बहुत सी मार्केट स्लो है, लेकिन विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम जो है अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रॉपरली ओपन होती है तो यकीनन ये जो सेक्टर है ये बहुत आगे जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल मार्केट है। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा हालात पे डिपेंड करती है कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें। अगर मुल्की हालात ज़ाहिर है पिछले कुछ 1-2 क्वार्टर से इंतहाई मखदूश हैं कोरोना की वजह से, तो अब ज़ाहिर है कैपिटल मार्केट भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसे हिट हो रही है। लेकिन कोई डायरेक्ट इंसेंटिव तो नहीं दिया गया इक्विटीज़ की या इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट ने REITs के ऊपर कुछ किया है, यानी कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसके तहत जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उस पर गेन या प्रॉफिट्स है उसके ऊपर जो है वो विद होल्डिंग्स जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। उसके ऊपर कोई गेन लॉस के ऊपर कोई टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टाइट किया है इस वक्त ऐसी तमाम कंपनीज़ जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स काट रही थी 15%, और उनको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 25% कर दिया है ऐसी तमाम कंपनीज़ के लिए जिनको या तो किसी किस्म का कोई टैक्स एग्जम्पशन है या उनके लॉसेस इतने ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड वो कर रही हैं। तो उस सूरत में ऐसी तमाम कंपनीज़ जो हैं वो 25% के हिसाब से जो है वो डिविडेंड के ऊपर जो है वो टैक्स को विद होल्ड करेंगी। तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट को कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ इस बजट से। अगर आप इस सेक्टर को देखें तो कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनको इंसेंटिवाइज़ नहीं किया। बस ये है कि एक REIT वाली इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी एक रे ऑफ होप नज़र आ रही है, बाकी को ख़ास इस सेक्टर को फ़ायदा नहीं हुआ बजट से। नेक्स्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का बजट है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आप देखते हैं कि कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं, कुछ रिडक्शंस हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर हैं। जैसा कि आपको पता है कि एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ जो है ऐसी तमाम टैरिफ लाइंस जो कि 0% के अंदर फॉल कर रही हैं उनके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा तकरीबन 40 किस्म के ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो इंडस्ट्री से रेलेवेंट हैं, उनके ऊपर ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा टैरिफ की बहुत ज़्यादा रैशनलाइजेशन है। इसके ऊपर तो पहले एक SRO भी जारी किया गया है। तकरीबन 90 टैरिफ लाइंस ऐसी हैं
जिनके ऊपर जो है वो तकरीबन आप समझते हैं कि 11% से 3% और 3% से बाज़ को 0% कर दिया गया है। तो इस वक्त जो है वो इंपोर्ट के हवाले से जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको जो एज एन इम्पोर्टर काम कर रहे हैं रॉ मटेरियल या मशीनरी के ऊपर, वो काफ़ी हद तक ईज़ आउट हुआ है। इसके अलावा नीचे उन्होंने कहा है कि कस्टम ड्यूटीज़ और रेगुलेटरी ड्यूटी जो हैं इंपोर्ट ऑफ मशीनरी उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो जितनी मर्ज़ी आप वो मशीनरी लेके आएँ मुल्क के अंदर, तो इस वक्त आप इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंपोर्ट की मद में बहरहाल फ़ायदा गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा दिया है, क्योंकि जितनी भी एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ थी वो भी कट हो गई। आपकी कस्टम ड्यूटी काफ़ी हद तक कम हो गई और काफ़ी सारी टैरिफ लाइंस के अंदर जो है उनको रैशनलाइज़ किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि इंपोर्ट की हद तक तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी हद तक फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो ये 7 सेक्टर थे जी, जिनके ऊपर आपने देखा कि हमने 1 बाय 1 उनका देखा कि कौन कौन सी चेंजेस हैं, कितना जो बिलियन की एलोकेशन हुई है बजट के अंदर, और इसके अलावा अगर कोई रिसेंट चेंजेस आई हैं ड्यूटीज़ के अंदर, टैक्सेस के अंदर, सेल्स टैक्स या इनकम टैक्सेस के अंदर, तो उसको भी हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी इन 60 सेक्टर से रेलेवेंट लोग हैं उनके लिए ये एक रेलेवेंट वीडियो होगी, उनको फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, अगर लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट के अंदर हमें बताइए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।